मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। शुरू करा जाए। तो इतिहास में हम लोग जो है एकदम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, अब ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी तो बीच में हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ा था, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने, लाल किले पे मुकदमा चलाया गया फिर है, इन सारी चीज़ों को पढ़े थे। अब इसके बाद में हम लोग इस कहानी को, वो बीच में आ गई थी वो कहानी जो है, हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में कौन सी घटना घटित होती है, क्योंकि बीच में सुभाष चंद्र बोस जी भी जो है अपनी सेना के साथ मतलब जो है उनका पूरा जो है गतिविधियां रहती हैं, तो वो एक बीच में टॉपिक आ गया था जो कि एक क्रांतिकारी गतिविधि थी। हम लोग अब फिर से चलते हैं गांधी जी की तरफ है। तो यहाँ पर जो है एक CR फार्मूला आता है, CR फार्मूला आता है, CR नहीं, वो वाला CR नहीं, वो पढ़ते ना CR, ये वाला CR नहीं, वो CR दास थे, चित्तरंजन दास कौन थे वो अलग थे। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। CR दास तो उनकी मृत्यु हो गई थी, ये 1944 की बात कर रहे हैं, और उनकी मृत्यु 1925 में हो गई थी ना। तो अब वो कहाँ से आएंगे CR दास, चित्तरंजन दास, वो नहीं आएंगे यहाँ पर। ये है CR फार्मूला, इनका मतलब ये व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, ये याद रखना। तो इनको राजा जी भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता था, राजा जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले इनके बारे में समझ लो। ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के दूसरे। पहले कौन थे, माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के बाद भी कुछ समय तक रहे हैं, उसके बाद में कौन बनते हैं, राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे जो गवर्नर जनरल थे, राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, मतलब फंसा करके, कि स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। लेकिन अगर भारतीय व्यक्ति पूछा जाए कि भारतीय व्यक्ति, माउंटबेटन भारत का थोड़े नहीं था, वो कहाँ का था, इंग्लैंड का था। तो लेकिन भारतीय, जैसे महिलाओं में पूछा जाता ना कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय व्यक्ति में सरोजिनी नायडू थी। लेकिन पहली महिला अगर बात करें तो एनी बेसेंट थी। अगर महिला, केवल पहली महिला शब्द आ जाए तो एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली महिला वो भी कौन, भारतीय ओरिजिन की, तो कौन थी, सरोजिनी नायडू। ऐसे ही यहाँ याद रखना, स्वतंत्र भारत के, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। आज़ादी से पहले भी थे और आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक रहे, कुछ महीने तक रहे। उसके बाद में सत्ता पूरा दे जाते हैं और गवर्नर जनरल किसको बना के जाते हैं, राजगोपालाचारी को। तो ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो और इसके बाद में ये मद्रास के जो है CM भी बनते हैं, मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, उससे संबंधित कुछ बातें। और ये 1954 में इनको जो है भारत रत्न मिला था। क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। 3 लोगों के साथ में मिला था। आप लोग बताना 2 लोग और कौन थे, पता है, नहीं तो फिर वीडियो देखने वाले लोग कमेंट करके बताएंगे कि राजगोपालाचारी के अलावा अन्य 2 व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न 1954 में मिला था। 2 व्यक्ति और थे, 3 लोगों को मिला सबसे पहले भारत रत्न, ठीक है। एक कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान को तो बाद मिला था, ठीक। एक तो CV रमन थे, और भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और राजगोपालाचारी, इन तीनों लोगों को 1954 में
भारत रत्न मिला था और ये पहला भारत रत्न था। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि राजगोपालाचारी भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे। 3 व्यक्तियों को मिला था जिसमें से ये भी थे, पहला भारत रत्न मिला था इनको। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं इतिहास पे। तो इतिहास में बात करेंगे हम लोग जो है CR फार्मूला के बारे में। देखो गांधी जी कब गिरफ्तार हुए थे? गांधी जी जेल अभी चले गए थे ना, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। पहले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर चलाती है, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। तो ऑपरेशन जीरो आवर कब चलती है, कब चलाया जाता है? जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। तो 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त को तो मीटिंग होती है, 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में मीटिंग होती है कांग्रेस की, और 9 अगस्त को जीरो आवर में ही तड़के सवेरे ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी भी थे। और गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में, ठीक है, आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। और इनकी धर्मपत्नी भी थी, कस्तूरबा जी भी, ठीक है। तो अब यहाँ से कहानी लिंक करते हैं। 9 अगस्त को तो ये गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद में ये 6 मई 1944 को, वही कारण गांधी जी को क्यों छोड़ा जाता था? बीमारी की वजह से। तो गांधी जी बीमार पड़ गए, भाई दुबला पतला शरीर था और खाना पीना तज दिए, बीमार हो गए। तो बीमारी की वजह से 6 मई 1944 को इनको छोड़ दिया गया। 2 साल लगभग जेल में रहे इस दौरान, ठीक है। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कुछ महीने कम 2 साल पहले ही जो है 2 साल के अंदर ही भारत छोड़ दिया गया। अब गांधी जी बाहर आते हैं तो देखते हैं बाहर का माहौल बड़ा गड़बड़ हुआ है। जो जिन्ना था, जो लीग थी, मुस्लिम लीग, वो अड़ी हुई थी कि हमको पाकिस्तान से कम कुछ चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? एक नया देश चाहिए जो पाकिस्तान हो। तो वो अपनी मांग को लेकर के हमेशा जो है आंदोलनरत थी। तो गांधी जी के आते ही इन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से कहा, भैया ऐसा है, तुम एक कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा जो है फार्मूला तैयार करो जिससे जिन्ना को मनाया जा सके। किसको मनाया जा सके? जिन्ना को। तो जब जब राजगोपालाचारी ने जो अपनी बातें रखी, पेश की, तो उसे क्या कहा गया? CR फार्मूला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया फार्मूला CR फार्मूला कहलाता है। और वो किसके लिए प्रस्तुत किया गया था? जिन्ना के लिए। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग किस लिए मांग कर रही थी? पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो इसके लिए जो है CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को, 6 मई 1944 को गांधी जी जेल से आ जाते हैं रिहा होकर के, और 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला पेश किया जाता है। अब ये फार्मूला क्या था इसको देख लेते हैं। तो जो CR फार्मूला था उसमें कहा गया जिन्ना के लिए कि देखो भैया, तुम्हें क्या करना है कि जो हम हैं, हम मतलब कांग्रेस, जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? स्वाधीनता की लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेसी किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तुमको पहली बात हम लोगों का समर्थन करना होगा। आज़ादी के लिए लीग को भी खुल करके सामने आना होगा, क्योंकि अभी तक क्या था, जो कांग्रेस जिस मुद्दे पे जो बात करती थी उसका उल्टा लीग करती थी। तो इन्होंने कहा पहले आपको समर्थन में आना पड़ेगा। तो इसमें पहली बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई कि कांग्रेस का समर्थन करना होगा, लीग को। किसका समर्थन करना होगा? कांग्रेस का। किस मुद्दे पर? स्वतंत्रता के मुद्दे पर। इस पे नहीं कि तुम जो है कहो नहीं हम स्वतंत्रता से कम लेंगे, हमको तो खाली पाकिस्तान दे दो, बाकी हिंदुस्तानियों को तुम लूटते रहो, जो है पाकिस्तान अलग बना दो अंग्रेज़ों से कह करके कि पाकिस्तान हमारा अलग कर दो, बाकी जो है तुम अपना भारतीयों को लूटते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तुमको हमें सहायता कर। अब जब सहायता करोगे तो उसके लिए हम सोचेंगे। CR फार्मूला में बात कहा गया, उसके लिए हम विचार करेंगे एक आयोग बनाने का। क्या बनाने का? एक आयोग जो भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उनका सीमांकन करवाने के लिए। भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र 2 जगह आपको दिखाई देते हैं, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। पहले पाकिस्तान, ये भारत ही तो था, ठीक, बांग्लादेश भी भारत था। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसका हम क्या कराएंगे? सीमांकन कराएंगे। इसका सीमांकन कराएंगे और इधर का सीमांकन, अर्थात जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं उसका हम लोग सीमांकन कराने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे? आयोग का गठन करेंगे। तो ये दूसरी बात, आयोग गठित किया जाएगा। आयोग गठित होगा,
किसके लिए? अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम बाहुल इलाकों में इनकी जो है चिन्हित करने के लिए कि कहाँ पर कितने मुसलमान हैं। ठीक। तीसरी बात, अब तुम्हारी बात हम मानते हैं, तुमको अलग देश देंगे, तुमको हम किसको? जिन्ना को, लीग को अलग देश देंगे, पाकिस्तान देंगे, लेकिन उसके पीछे कारण होगा, उसके पीछे एक जो है क्लॉज लगा होगा। ऐसे नहीं दे देंगे। तुम मांग रहे हो, अर्थात खाली तुम सारे पूरे भारत के सारे मुसलमानों के नेतृत्व करता तुम हो, लेकिन तुम केवल अकेले तुम मांग रहे हो, तो ऐसे बात नहीं बनेगी कि तुमने कह दिया और हमने दे दिया कि अलग से जाओ पाकिस्तान ले जाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो हम कराएंगे इनका डिमार्केशन करवा करके, फिर जहाँ जहाँ मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वहाँ हम कराएंगे रेफरेंडम। वहाँ क्या कराएंगे? रेफरेंडम कराएंगे, अर्थात वहाँ पर हम लोग चुनाव कराएंगे, वहाँ पर बहुमत कराएंगे। क्या कराएंगे? बहुमत। अब बहुमत रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम में हम लोग पूछेंगे वहाँ की जनसंख्या से, क्या तुम भारत से अलग देश चाहते हो? भारत से अलग कोई देश अगर चाहते होगे तो फिर हम तुमको अलग से पाकिस्तान देंगे। अगर वहाँ की जनता नहीं चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है मैं तो इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही पला बढ़ा हूँ और जो है यही हमारा कल्चर है, तो हम जो है अलग देश नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ तुम्हारे अकेले कहने से, जिन्ना के अकेले कहने से सिर्फ एक देश पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये बात कही गई यहाँ पर कि जो है हम रेफरेंडम कराएंगे। क्या कराएंगे? रेफरेंडम कराएंगे, अर्थात बहुमत कराएंगे, उस पर वोटिंग कराएंगे। हाँ, जो है कौन कौन जो है पाकिस्तान में जाना चाहता है हाथ खड़ा करो। ठीक है, कौन कौन हिंदुस्तान में रहना चाहता है, रेफरेंडम कराएंगे। ठीक। तो अब ये बात जिन्ना को अखर गई। भाई जिन्ना जानता था कि हमारे अलावा बहुत कम ऐसे मुसलमान हैं जो अलग से देश चाहते हैं। जिन्ना तो राजनीति कर रहा था, अलग देश क्यों चाह रहा था? वो तो ये चाह रहा था कि आज़ादी के बाद जब अंग्रेज जाने वाले हैं भारत को छोड़ करके, तो आज़ादी के बाद हमको बनना है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना है, और यहाँ नेहरू, गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस में बड़े बड़े नेता पड़े हैं। अब आज़ाद हो जाएगा देश तो हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और शुरू से हम विरोध करते चले आ रहे हैं। अगर जिन्ना कांग्रेस में ही रहता, कांग्रेस की ही बातों जो है उसके मुद्दों को लेकर चलता लड़ता, तो एक बार कांग्रेस सोच भी लेती कि जिन्ना बहुत अच्छे लीडर हैं, चलो इनको नहीं कुछ तो जो है शुरुआत में राष्ट्रपति बना दिया जाए। हो सकता था ऐसा, लेकिन जिन्ना तो बगावत पे आ गए थे। तो जिन्ना को लग गया था कि मेरी बगावत की वजह से जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमको अलग देश चाहिए, और अलग देश मिलेगा तो वहाँ के नेता तो हम ही होंगे ना, हमें तो सर्वे सर्वा रहेंगे। तो इस वजह से जो है ये इस बात पे अड़ा हुआ था। तो यहाँ पर रेफरेंडम कराया जाएगा। अब इस बात को, क्योंकि रेफरेंडम में पता नहीं मिले या ना मिले, ये चीज़ मिले या ना मिले, तो CR फार्मूला जो है यहाँ पर जो है असफल हो जाता है। CR फार्मूला को रिजेक्ट कर दिया किसने? जिन्ना ने। तो जिन्ना ने CR फार्मूला, लेकिन गांधी जी बेचारे जो है जिन्ना को मनाने के लिए लगे रहे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश विभाजित हो, तो जिन्ना को मनाने के लिए गांधी जी ने जिन्ना को कहा कायदे आजम। क्या कहा? कायदे आजम, अर्थात तुम कायदे में रहो। नहीं, कायदे में नहीं रहो। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। इतनी बड़ी पदवी दे दी कि तुम ऐसे भी मान जाओ भैया, अभी से हम कह रहे हैं तुम कायदे आजम हो, महान नेता हो। तो महान नेता कहा किसने? गांधी जी ने। किसको कहा? यहाँ से प्रश्न बनेगा, गांधी जी ने किसको कहा, कब कहा, सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो गांधी जी ने CR फार्मूला के दौरान मनाने के लिए जिन्ना को गांधी जी ने क्या कहा? कायदे आजम। कायदे आजम, आदम लिख दिया है क्या? आदम लिख दिया है, आजम होगा। आजम खान से याद कर लो, आजम खान नेता थे ना सपा के। तो कायदे आजम, महान नेता, गांधी जी ने कहा। किसको कहा? जिन्ना को कहा। ठीक। और CR फार्मूला में सबसे पहले बात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान के अलग मांग की बात की थी ना, उसमें रखी थी यही बात। तो उन्होंने जो रेफरेंडम की बात की थी कि अगर बहुसंख्यक जनता ये कह दे कि मुझे अलग देश चाहिए तो मानना पड़ता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, क्योंकि उन्होंने बात कही है कि हम दे देंगे तुमको। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, पहला कांग्रेसी व्यक्ति कौन था जिसने अलग पाकिस्तान की मांग पर जिन्ना का समर्थन किया था? राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था, पाक की मांग का समर्थन किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, पाकिस्तान, लेकिन खुलकर समर्थन नहीं किया था। बहुत लोग इतिहासकार इस पर राजनीति करते हैं, इतिहासकार कह रहा हूँ, बहुत राजनेता इस पर राजनीति करते हैं कि वो कांग्रेसी था
तो अब कांग्रेस की सरकार नहीं, सरकार किसी और की है तो उनका विरोध करना है। लेकिन खुल करके जब इतिहास आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये लगेगा कि परिस्थितियाँ ऐसी थी। उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है किताबों में कि इन्होंने खुल करके इस बात को कहा था कि मैं पाकिस्तान तुम बना लो और मैं मान जाता हूँ। उन्होंने तो एक कंडीशन रखी थी कि जो है चुनाव वो आयोग गठित किया जाएगा और आयोग जब ये निश्चित कर देगा कि कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, फिर वहाँ के लोगों का हम लोग रेफरेंडम कराएंगे, वहाँ से उनसे विचार लिया जाएगा भाई कि तुम भारत में रहना चाहते हो कि अलग देश चाहते हो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो। तो ये डायरेक्ट ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डायरेक्ट कह रहे हैं कि ले जाओ पाकिस्तान, हम समर्थन करते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, प्रश्न पूछने वाले तो बना देते हैं कि पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने वाला पहला कांग्रेसी कौन था? राजगोपालाचारी। तो कुल मिलाकर के CR फार्मूला जो था वो क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया। जिन्ना द्वारा क्या कर दिया गया? इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कार्यान्वित नहीं हो पाया। ठीक, तो ये CR फार्मूला इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें 2-3 बातें जो निकल करके आती हैं वो ये निकल कर आती हैं कि गांधी जी जो कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 6 मई 1944 को बीमारी के कारण उनको छोड़ दिया जाता है आगा खां पैलेस से। तो उसके बाद में वो देखते हैं भारत की परिस्थितियां जो है बड़ी ही विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, अलग पाकिस्तान की मांग चल रही है लगातार जो है। तो इसके लिए उन्होंने CR जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है एक फार्मूला, एक अनुबंध तैयार करने को कहा कि तुम एक ऐसा पत्र तैयार करो, एक ऐसा अनुबंध तैयार करो जिसमें जिन्ना से बातें की जा सकें। तो उसमें ये बात रखी गई कि जो है तुम हमें जो है समर्थन करोगे किस बात का? कि हमें आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता के बाद ही ये सारी बातें होंगी। रेफरेंडम होगा, बहुमत कराया जाएगा और उसमें चुनाव आयोग के माध्यम से जो है एक मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या का जो है डिमार्केशन चिन्हित किया जाएगा। फिर चुनाव के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से जो है उसमें फिर अलग देश की बात की जाएगी। तो ये 2 बातें थी, 3। इसके अलावा जो है ये क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया। डेट याद रखना है 10 जुलाई 1944। तो CR फार्मूला 10 जुलाई 1944। और GK में प्रश्न आ जाता है भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे जो है गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है राजा जी अभ्यारण्य नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय पार्क, इन्हीं के नाम पर है, राजगोपालाचारी के नाम पर ही राजा जी राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, और इनको 1954 में मिलने वाला पहला भारत रत्न अवार्ड जो था उसमें 3 लोगों को मिला था, जिसमें तीसरे व्यक्ति के रूप में ये भी शामिल थे। तो ये कुछ बाहर की बातें हो गई। तो इस तरीके से जो है C राजगोपालाचारी का फार्मूला ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बेबेल प्लान देखेंगे, बेबेल योजना पढ़ेंगे। देखो भारत अभी विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, अब हम लोग विश्व युद्ध की तरफ जाएंगे और वहाँ की परिस्थितियाँ देखेंगे, इंग्लैंड की परिस्थितियाँ देखेंगे, इंग्लैंड में क्या हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हालांकि 15 अगस्त पूरी तरीके से कब ख़त्म हुआ था? 15 अगस्त 1945 को ख़त्म हुआ था, 1945 को। अब देखो 24 अक्टूबर 1945 को UNO का गठन हुआ था, UNO, ठीक है, कौन तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ये एक दिन तुमने फ़ोन किया था ना, इसलिए कन्फ्यूजन में थे, इसलिए बता रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ठीक, अब समझ गए हो तुम। तो ये सिलेबस से बाहर की बात है, बाद में बात करेंगे। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था और पूरे संसार से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। लेकिन यूरोप में जर्मनी जो है जून में ही हार गया था, जून 1945 में ही हार गया था। कौन? जर्मनी। और जर्मनी के हारने के साथ ही जो है वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध पहले ही ख़त्म हो गया था, जून में ही। एशिया में तो चल रहा था, एशिया में अभी चल रहा था, क्योंकि जापान अभी अटैक कर रहा था, तो एशिया में चल रहा था। जापान ने सरेंडर नहीं किया था, जर्मनी हार चुका था। तो जून में माहौल द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद थोड़ा सा शांत हो गया था, थोड़ा सा शांत हो गया था। और 1945 में होने वाले थे इंग्लैंड में चुनाव। विश्व के नक्शे पे पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1945 में क्या होने वाले थे? चुनाव होने वाले थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। ठीक, तो इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और इंग्लैंड में जो इसमें वहाँ का प्रधानमंत्री था वो कौन था? चर्चिल था। वो इस समय चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था। ठीक, ये है इंग्लैंड। यहाँ पर चुनाव होने वाले थे। ठीक, तो यहाँ पर चर्चिल जो है प्रधानमंत्री था, विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। और अब यहाँ पर 2 पार्टियाँ थी जो चुनाव में
उतर रही थी। एक तो लेबर पार्टी, एक कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी, और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक, लेबर पार्टी से जो सदस्य थे वो थे एटली महोदय। कौन थे, क्लीमेंट एटली। कौन थे, क्लीमेंट एटली। अब इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि आज़ादी के समय यही रहेंगे प्रधानमंत्री, कहाँ के, ब्रिटेन के। तो क्लीमेंट एटली जो थे ये लेबर पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ, इंग्लैंड में। प्रचार प्रचार कर रहे थे कि हमको जिताओ भाई। और कंजर्वेटिव पार्टी से यही थे, चर्चिल थे। कौन थे, चर्चिल, जो अभी क्या थे, प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, जो अभी इंग्लैंड के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कौन, चर्चिल। तो अब वहाँ पर चुनाव, क्योंकि विश्व युद्ध खत्म हो गया तो चुनाव होना है, टाइम पूरा हो गया था, तो इसलिए मतलब आम चुनाव होने वाला था इंग्लैंड में, आम चुनाव होना था। अब आम चुनाव होना था तो इसमें मुद्दा चाहिए जीतने के लिए चर्चिल को। और अब ये लेबर पार्टी के जो क्लेमेंट एटली थे, ये एटली वही व्यक्ति था जो साइमन कमीशन भारत में आया था। कब आया था, 1928 में साइमन कमीशन आया था ना भारत में 1928 में, जिसमें साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय दल आया था। ठीक है, सभी जो है वो श्वेत दल था, सभी जो है अंग्रेज थे, जिसका एक सदस्य था लेबर पार्टी का क्लीमेंट एटली भी था। क्लीमेंट एटली भी उस साइमन कमीशन के एक सदस्य थे। ठीक, वहाँ तो सदस्य थे, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बड़ी हैसियत, मतलब पार्टी में अच्छी खासी जो है अब इन्होंने लोकप्रियता हासिल कर ली थी, तो ये लेबर पार्टी की तरफ से चेहरा बनाकर खड़े हो जाते और ये भारत की आज़ादी के पक्ष में थे। एटली साहब चाहते थे कि ये भारत पे बहुत ज़्यादा शोषण हो गया है, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और भारतीयों को ये बात मतलब पता चल रही थी कि अगर एटली की सरकार आई तो भारत क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। और बहुत सारे भारतीय इंग्लैंड में रह रहे थे, बहुत सारे भारतीय, तो चुनाव में एक तरीके से प्रभाव पड़ने वाला था इस चीज़ का। और ये भनक लग गई थी किसको, चर्चिल को, कि भैया बाजी कौन मार ले जाएगा, एटली। तो अब ये नहीं चाहता था, भारत को आज़ाद तो कराना चाहता ही नहीं था। तुमने देखा कि इसके पहले कितने आयोग भेजे इसने, और सब जो है खाली फेक थे, बेवकूफ़ बनाने वाले आयोग थे। तो इसने उस समय भारत का वायसराय बेवेल था। कौन था, बेवेल था भारत का वायसराय। ठीक, तो बेवेल से कहा, बुलाया, बल्कि कहा क्या, इंग्लैंड बुलाया और कहा भैया ऐसा है, अब चुनाव होने वाला है और ये एटलिया जो है, क्लेमेंट एटली जो है, ये बहुत भारतीयों को यहाँ पे अपने पक्ष में कर रहा है, खूब वादे कर रहा है, चुनावी वादे, कि हमारे प्रधानमंत्री बनते ही भारतीयों को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। और भारतीय बहुत रह रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड में, और ये एक तरफा वोट दे जाएंगे इसी को, एटली को, और एटली प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमारी सत्ता तो जाने वाली है भैया। तो हमको बचाने के लिए बेवेल तुम कोई ऐसा प्लान तैयार करो जैसे अब तक लोग तैयार करते आ रहे हैं, क्या, ठेंगा वाला, कि दिखा दो और जो है कोई झुंझुना थमा दो और देना भी नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाओ जिससे लगे भारतीयों को कि हाँ कुछ मिलने वाला है, लेकिन देंगे थोड़े नहीं, वो तो वादे हैं, हम करते आए हैं, हमेशा से ऐसे करेंगे, चुनावी वादे कभी वैसे भी नहीं होते। तो बेवेल से, तब बेवेल जब भारत आया तो उसने एक प्लान तैयार किया, जिसको कहा गया बेवेल योजना। 14 जून 1945 को इसने ये प्लान प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, 14 जून 1945 को। तो बेवेल ने, जो वायसराय था, भारत का क्या था, वायसराय था, उसने भारतीयों के लिए, किसके लिए, भारतीयों के लिए एक योजना बनाकर दी, भारतीयों के लिए एक योजना बनाकर दी कि जो है युद्ध खत्म होने के बाद, अभी यूरोप में तो ख़त्म हो गया था और एशिया वाले क्षेत्र में तो अभी चल रहा था ना, यहाँ तो 15 अगस्त 1945 को युद्ध खत्म होगा। तो युद्ध खत्म होने के बाद में, और हमेशा यही कहते आए थे, युद्ध खत्म होने के बाद ये दे देंगे, वो झुंझुना दे देंगे, फलाना दे देंगे, धमाका देंगे। और उधर हमारे सिंगापुर से जो है शेर तैयार होकर चल दिया है, लेकर के भारत आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो क्या पता तुम जो है जीतते हो कि हारते हो। हमारे जो है वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस हो सकता है आक्रमण कर दे जापानी सेना के साथ में, और तुम लोगों को यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़े, जैसे कि सिंगापुर से भागे हो ऐसे ही भागना पड़े। कोई भरोसा थोड़े नहीं, युद्ध में हार सकते हो। तो यहाँ पर जो है चर्चिल ने जो प्लान तैयार करवाया उसको कहा गया बेवेल प्लान, बेवेल योजना, जो 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। अब इसमें क्या क्या बातें थी, तो इसमें तो वही बात घिसी पिटी, स्वराज देंगे तुमको, हम क्या देंगे, स्वराज देंगे। स्वराज तो बहुत पहले से हम मांग कर रहे हैं और कई चीज़ों में तुमने कहा है, लेकिन कब, युद्ध के बाद। स्वराज देंगे कब, युद्ध के, अरे अभी देव ना, आज ही छोड़ के चले जाओ, तो आज तो जा नहीं रहे हो, युद्ध खत्म होने के बाद। और युद्ध का पता नहीं, अभी एशिया क्षेत्र में जापान भारी पड़ रहा है,
पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक। तो स्वराज देंगे लेकिन आज़ादी की बात। और एक चीज़ और कहा कि ठीक है, एक चीज़ और देते हैं तुमको, जो केंद्रीय परिषद है, केंद्रीय परिषद में सर्वा नेता कौन होता है? वायसराय। तो केंद्रीय जो परिषद है, कार्यकारिणी की परिषद है, केंद्रीय परिषद कार्यकारिणी की परिषद है, जो केंद्रीय परिषद में एक तो वायसराय रहेगा, ठीक है, एक कौन रहेगा? वायसराय, और एक प्रधान सेनापति रहेगा। कौन रहेगा? प्रधान सेनापति। ये दोनों रहेंगे अंग्रेज, इसमें हम भारतीयों को नहीं लाएंगे, ये दोनों क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। कौन? वायसराय और प्रधान सेनापति। इसके अलावा जितने मंत्री फंत्री जितने सदस्य हैं वो सब कौन होंगे? भारतीय होंगे, वो सब होंगे भारतीय। एक झुंझुना ये भी दे दिया, युद्ध खत्म होने के बाद तुम्हारे क्षेत्र में शांति हो जाएगी, जैसे यूरोप में हो गया है ऐसे तुम्हारे क्षेत्र में शांति हो जाएगी। तो जो केंद्रीय परिषद है, जो कार्यकारिणी की परिषद है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 2 अंग्रेज रहेंगे, एक वायसराय रहेगा और एक रहेगा प्रधान सेनापति। और उसमें भी जो है सारे सदस्य कौन होंगे? तुम्हारे ही देश के होंगे, भारतीय होंगे। ये बात रखी। और इसने जिन्ना को खुश करने के लिए क्लॉज और लगा दिया इसमें, जिन्ना को खुश करने के लिए, क्योंकि इसे पता था ना कि जो है हमें झुंझुना देना है, देना तो है नहीं, और ऐसा चीज़ डाल देंगे कि कांग्रेस मानेगा ही नहीं, कांग्रेस के लोग मानेंगे ही नहीं। तो इसने कहा कि जो परिषद बनाया जाएगा, कार्यकारिणी परिषद जो बनाई जाएगी, उसमें जितने सदस्य हिंदू होंगे उतने ही मुस्लिम होंगे, उतने ही कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। अब इसको कांग्रेस कैसे मान जाएगी भैया? मुसलमानों की संख्या 2%, हिंदुओं की संख्या 95-98%, तो ऐसे कैसे मान जाएंगे? जो कार्यकारिणी की सदस्य संख्या होगी उसमें बराबर जो है मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या बराबर रखी जाएगी, क्योंकि इसको तो देना नहीं था ना इस चीज़ को, तो इसीलिए इस क्लॉज को डाल दिया। जिन्ना साहब भी खुश हो जाएंगे और जो है मतलब कांग्रेस बात को मानेगी नहीं, और फिर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल तो करवाना चाहता था कौन? चर्चिल, जिससे हम पब्लिक में कह सके भैया देखो तुम्हारे देश में जो भारतीय रह रहे हैं, हम लेके गए थे झुंझुना देने और वो लिए ही नहीं, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर के कहा भैया तुम्हारा जो वायसराय है, वायसराय बड़ा पावरफुल होता है, कोई भी जो है कानून बनेगा तो उसमें एक तरफ भारतीय हो जाएंगे और एक तरफ खाली वायसराय वीटो कर देगा, तो वो कानून ख़त्म, क्योंकि इसके पास वीटो पावर होता है, इसके पास में वीटो पावर, विशेषाधिकार जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार। तो वायसराय के पास विशेषाधिकार था, किसी भी कानून को रद्द करना या कुछ करना, एक अधिकार था जिसको कहा गया विशेष अधिकार, या इसको वीटो कहा गया, ठीक। तो वीटो पावर का वायसराय के पास था। अब ये बात हजम नहीं हुई भारतीयों को कि भैया तुम कह रहे हो सभी भारतीय होंगे, लेकिन कोई कानून तुम अपने पक्ष का बना लोगे और हम लोग उसका विरोध करेंगे, और जो है वायसराय कहेगा हम एक मत से पारित करते हैं, या फिर जो है हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए कानून जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हम इसको क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। खाली वायसराय साइन कर देगा, बस ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम लिख देंगे यहाँ पर विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके विशेषाधिकार का प्रयोग वायसराय नहीं करेगा, विशेषाधिकार का वायसराय प्रयोग नहीं करेगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब विशेष परिस्थिति के बारे में क्या पता कौन सी विशेष परिस्थिति हो? कोई कानून बने और उसी पे वीटो लगा दे वायसराय, फिर कहिए तो विशेष परिस्थिति थी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये चाहता था एटली जो है कि बेबल प्लान भी क्या हो जाए? फेल हो जाए। इधर जिन्ना भी नाराज़, जिन्ना इसलिए नाराज़ क्योंकि जिन्ना तो पाकिस्तान से कम की बात ही नहीं कर रहा था, पहले भी देख चुके हो, पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था उसमें, ये था कि यहाँ पर मुस्लिमों को दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी प्लान, बेबल योजना भी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप। तो ये फ्लॉप योजना थी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। इसी प्लान में, ये बेबल प्लान में ही एक बात और लिखी गई कि शीघ्र ही इन बातों को लेकर के शिमला में एक सम्मेलन आयोजित कराया जाएगा। कहाँ पर? शिमला में, जहाँ पर सभी दलों को बुलाया जाएगा, सभी दल, जो भी भारतीय दल, जो भी रजवाड़े हैं, इन सबको क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा, और इस बात पर चर्चा की जाएगी। और जो कांग्रेसी या जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उनको क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। तो गिरफ्तार व्यक्तियों को जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको छोड़ करके और शिमला में क्या कराया जाएगा? सम्मेलन। तो शिमला में होता है सम्मेलन, शिमला में सम्मेलन। अब सम्मेलन एक दिन तो चलेगा नहीं, तो सम्मेलन चलता है 25 जून से 14 जुलाई तक।
25 जून से 14 जुलाई तक, 14 जुलाई 1945 तक चलता है। कहाँ पर? शिमला में। शिमला जो इनकी राजधानी भी थी, दूसरी राजधानी हुआ करती थी। ग्रीष्म काल में, गर्मियों में शिमला में बढ़िया मस्ती करते थे, यहाँ वायसराय वगैरह बैठ करके उस शिमले में जा करके करते थे ऐसे सम्मेलन। तो शिमला में एक सम्मेलन होगा जिसका नाम रखा शिमला सम्मेलन, जो कब से कब चला? 25 जून से 14 जुलाई तक। अब इसमें ये सारी बातें रखी गई, इसमें ये सारे बातें पॉइंट्स रखी गई और यहाँ पर 21 प्रतिनिधि आए। कितने लोग? 21 प्रतिनिधि आए, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोग शामिल थे, ज़्यादातर लोगों को बुलाया गया। केवल हिंदू महासभा को बुलाया नहीं गया था। तो कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस पार्टी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था, तो हिंदू महासभा को नहीं बुलाया गया था। सप्रू जी, किसको नहीं बुलाया गया था? तेज बहादुर सप्रू जी को। और तेज बहादुर सप्रू, अच्छा, तो हिंदू महासभा में अच्छा मालवीय जी वगैरह थे, हाँ, मदन मोहन मालवीय जी वगैरह थे। तो हिंदू महासभा को जो है नहीं बुलाया गया, इसमें हिंदू महासभा को नहीं बुलाया गया। और इसके अलावा सभी पार्टी आए लगभग, तो 21 प्रतिनिधि आते हैं और 21 प्रतिनिधियों में गांधी जी नहीं शामिल थे। तो यहाँ से भी प्रश्न लिखना है, गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे, गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। गांधी जी एक्चुअली उस दिन शिमला में थे, जब सम्मेलन शुरू हुआ तो उस दौरान शिमला में ही थे, लेकिन सम्मेलन का हिस्सा बनने नहीं गए थे। तो प्रश्न यहाँ से कभी पूछ लेता है कि शिमला सम्मेलन में गांधी जी गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे। गांधी जी को ऐसा नहीं था कि बुलाया नहीं गया था, कांग्रेस को बुलाया गया था तो गांधी जी जा सकते थे, लेकिन नहीं गए थे। तो प्रतिनिधि कितने गए थे? 21 प्रतिनिधि गए थे और गांधी जी उसमें शामिल नहीं थे और हिंदू महासभा को भी नहीं इन्वाइट किया गया था, इसको तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था। तो इस तरीके से ये सम्मेलन शुरू होता है कब? 25 जून से शुरू होता है। अब इसमें चर्चा होती है इस बात पे। अब जो जिन्ना थे, वो जिन्ना सिर्फ एक ही बात को लेकर बैठे हुए थे कि हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान, अलग देश पाकिस्तान चाहिए। तो इस बात को लेकर के कांग्रेसी जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर जो कार्यकारिणी की बात आई थी, कार्यकारिणी की बात को भी जो है इसका भी विरोध कर रहे थे कि भाई जनसंख्या तो हमारी ज़्यादा है, फिर जो कार्यकारिणी तुम बनाओगे, जो परिषद, केंद्रीय कार्यकारिणी का जो परिषद होगा, वायसराय की जो परिषद होगी, उस परिषद में मुस्लिम की संख्या बराबर कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो भी तो नहीं आ सकते हैं। और एक बात और कही गई कि इसमें जो मुसलमान होंगे, जिन्ना ने अब कहा कि चलो ठीक है इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें जो मुस्लिम्स होंगे वो सिर्फ कौन होंगे? लीग के पार्टी के होंगे, मुस्लिम लीग। बस यहीं पेच फंस गया। वैसे तो चलो ठीक है मुसलमान 50% हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी मुस्लिम थे, अबुल कलाम आज़ाद जैसे। और हाँ, ये जो सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। तो आज़ाद जी जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1940 से लेकर 45 तक लगातार थे। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बनकर कौन गया था? आज़ाद जी गए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात जब जिन्ना ने उठाई कि जो कार्यकारिणी के जो मेंबर्स होंगे जिसमें 50% मुसलमान होंगे, उन मुसलमानों में से भी कौन मुसलमान होंगे? जो लीग के सदस्य होंगे, जो मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे। बस यहीं पर पेच फंस गया, यहीं पर लड़ गए सभी पार्टियां। और कांग्रेसी माने नहीं इस बात को, कहे भैया हमारे पार्टी में ही तो मुसलमान हैं, तो हम चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि 50% मुस्लिम आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो सिर्फ लीग वाले ही आए, जो लीग को मानते हो वही आए, तो ये बात नहीं बनेगी। तो इसी बात को लेकर के वहाँ पर धक्का मुक्की मारपीट हो गया और पार्टी वहाँ ख़त्म हो गई, जैसा कि होता है अक्सर सब जगह जूता चप्पल चलते हैं। अब पहले नहीं चलते थे, अब तो चलते हैं। संसद वगैरह में जो है नहीं कुछ मिलता है तो उठा करके माइक ही फेंक के मार देते हैं धड़ाक से, और जूता पहन के गए हैं, माइक नहीं उखड़ेगा तो जूता निकाले और खटाक से फेंक के मारेंगे। ऐसी अभद्रता होती है कहाँ पर? संसद वगैरह में, संसद भवन वगैरह में। तो इस तरीके से जो है शिमला सम्मेलन भी ख़त्म, कोई उसका निर्णय नहीं निकला। तो यहाँ पर जो है ये 14 जुलाई तक चला और बिना किसी निर्णय के ये जो है अपने आप निरस्त, मतलब शिमला सम्मेलन भी जो है असफल हो गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया। CR फार्मूला, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, जो कि सब क्या रहे? फ्लॉप रहे। ये इतिहास में जो है एक असफल जो है रणनीतियाँ थी जो असफल हुई, ठीक। अब इसके बाद में